आप एक बार लास्ट यानी शानदार वाली क्लैपिंग करेंगे और मैं शानदार वाली क्लैपिंग। थैंक यू राकेश सर। और मैं चाहता हूं कि एक बार राकेश सर के लिए जबरदस्त तालियां हो जाए। क्या सभी सही हैं? यस। अच्छा, माहौल कैसा लग रहा है? अच्छा लगा? तो एक बार अपने लिए तालियां बजा लें आप, क्योंकि आप काफी टाइम से सबके लिए तालियां बजा रहे हैं। अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत धन्यवाद। और लीडर्स ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ बता दिया इन्होंने। और मैं भी अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत एक कहानी के माध्यम से करूंगा। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए कि नए साथी कितने हैं यहाँ पर? एक बार हैंड रेज करेंगे नए साथी। वाह, बेहतरीन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए नए साथियों के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप नए साथियों के लिए इस तरह का स्वागत करेंगे जो पुराने यहाँ पर हैं। एक बार एक ग्राहक था और वो मार्केट में जाता है तो उसको तस्वीर की दुकान दिखाई देती है। किसकी? तस्वीर की। अच्छा, हाँ ना में जवाब देते रहना, क्योंकि आपने सुना होगा दादी जब मैं कहानी सुनाती थी तो बोलती थी कि बेटा अगर हाँ करता रहेगा तो मैं तुम्हें कहानी सुनाती रहूंगी, अगर तूने हाँ ना करना बंद कर दिया मैं समझूंगी तू सो गया। इसलिए आपको हाँ ना करते रहना है, ठीक है? तो एक कस्टमर जो यहाँ पर भी जीतू सर ने कितना शानदार प्लान दिया, उसमें बताया था कि ग्राहक कहाँ जाता है सामान लेने के लिए? बाजार में ही तो जाता है। यस। तो ऐसे ही एक ग्राहक बाजार जाता है, उसको तस्वीर की दुकान दिखाई देती है और वहां पर वो अजीबोगरीब तस्वीरें देखता है। पहली तस्वीर वो देखता है तो उसके अंदर एक बालों से चेहरा ढका हुआ रहता है और उसके पैरों में पंख लगे होते हैं। चेहरा बालों से ढका हुआ है और पैरों में पंख लगे हुए हैं। वो बड़ा अचंभित हुआ। उसकी नजर दूसरी तस्वीर पर गई। उसने उस तस्वीर को देखा तो तस्वीर में उसने देखा कि पीछे से सर गंजा है। पीछे से सर क्या है? गंजा। अब उस ग्राहक के पेट में गुदगुदी होनी शुरू हुई कि किस तरह का तस्वीर बनाई है इन्होंने। तो उसने दुकानदार से पूछा कि भैया इस तस्वीर जो है पहली तस्वीर है, इसमें ये बालों से इसका सिर ढका हुआ है, इसका चेहरा ढका हुआ है, पैरों में पंख लगे हुए हैं, ये किसकी तस्वीर है? तो उस दुकानदार ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि ये तस्वीर अफसर की है। किसकी तस्वीर है? अफसर की। मौका जिसे हम बोलते हैं। उसने कहा कि पैरों में पंख लगे हुए हैं, ये किसकी तस्वीर है? उसने कहा कि ये भी तस्वीर अफसर की ही है। वो शॉक्ड हुआ। उसने कहा ऐसा क्यों? ये इस तरह की तस्वीर क्यों है? तो उसने बड़ा शानदार जवाब दिया कि जब मौका आता है तो मौके को हर कोई पहचान नहीं पाता। जो अवसर होता है उसको हर कोई पहचान नहीं पाता और वो जल्दी से उड़ जाता है। ऐसे ही यहां पर आप लोग आए हैं, ये एक मौका है आपके लिए। ये आरसीएम प्लान जो जीतू सर ने दिया बड़ा शानदार दिया है, नए लोगों के लिए मौका है। फिर उसने दूसरी तस्वीर के बारे में पूछा कि ये पीछे से सर इसका गंजा क्यों है? उसने कहा कि जब मौका निकल जाता है और कोई व्यक्ति उसको पकड़ना चाहता है तो फिर वो गंजे सिर पर जैसे हाथ रह जाता है, ऐसे ही मौका भी उसके हाथ से निकल जाता है। ऐसे ही आरसीएम बिजनेस है। बहुत सारे लोगों ने इसको किया, 10 सालों से पहले किया, 20 साल पहले किया, लेकिन उनसे वो अवसर निकल गया। अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस में टॉप पर जाना तो आप लोगों को आज का जो मौका आपको मिला है, जो अवसर आपको मिला है, उसको लेकर के आगे चलना है। मैं उम्मीद करता हूं कि नए साथियों की समझ में प्लान आया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी समझ में भी आ गया होगा।
आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। 21वीं सदी के अंदर एक कोटेशन मैंने पढ़ी थी कि 21वीं सदी में जो जॉब होती है ना, जॉब वो खत्म हो जाएंगी और जो व्यक्ति अपने लिए काम करने के साथ साथ दूसरे लोगों को रोजगार देना शुरू कर देगा, वही 21वीं सदी में अमीर बनेगा। क्या आप अमीर बनने के लिए आए हैं? अमीर बनने के लिए आए हैं? तो इसी तरह का माहौल है। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। नाम मेरा नवनीत रावत है और 5 बहन भाइयों का हमारा परिवार रहा। मुझसे 3 बड़ी बहनें हैं, हम 2 छोटे भाई हैं, सब वेल सेटल्ड हैं। मैं भी किसान फैमिली से ही बिलोंग करता हूं। शुरुआत वही है, गांवों में कहते हैं ना भौरे जी, कहने को तो हम भौरे जी रहे क्योंकि हमारे जो दादाजी हैं उन पर 30 किले थे। दादाजी के 4 बेटे हुए। अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो 4 बेटों में कितनी कितनी जमीन डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब उन चारों के 2-2 हुए, तो अब उनके भी कितने कितने रह गए, आप खुद डिस्ट्रीब्यूट कर लेना कितने हो गए। अब उनके जो 2-2 हैं उन पर भी कुछ होगा, अब वो भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब आप सोच लेना क्या रहने वाला है। इसका मतलब क्या है, जनसंख्या जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी जो जमीनें हैं वो कम होती जा रही है। यस या नो? तो पिताजी मेरे बड़े ही शानदार किसान रहे, लेकिन एक ट्रेजेडी होती है, उनको लकवा लग जाता है जब मैं 9th क्लास में रहता हूं। बड़ी सिस्टर की शादी होती है और जिम्मेवारी आपको पता ही है कि जो बड़ा बेटा होता है एक उत्तराधिकारी होता है उस परिवार का, ऐसा ही है। यस। तो जिम्मेवारी मुझ पर आने लगी। 10वीं क्लास जैसे ही पास की, हालात कुछ इस तरह के रहने लगे कि मेरी जैसे ही 10वीं पास हुई, मैंने सबसे पहले अपने गांव में पढ़ाना शुरू किया। अब आप सोच के देख सकते हो कि 10वीं क्लास वाला बच्चा वो अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कैसे कैसे उसको आगे बढ़ाता है। दिखने में तो भौरे जी हैं, गांव में नाम था दादाजी का, लेकिन हर किसी को किसी की फैमिली के बारे में क्या पता होता है? नहीं पता होता ना। सबसे पहले मुझे 1500 रुपए मिले, मैंने अपनी माँ को दिए। इनकी माँ, ये मेरी पहली कमाई है, तो बड़ी खुश हुई। 2 सिस्टर थी, उनकी शादियां की जब 12वीं क्लास में आया। और आपको पता ही है जब 12वीं क्लास पास आउट कोई कर लेता है तो उसका कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए बोलते हैं। हालात कुछ इस तरह के थे कि जो कॉलेज में एडमिशन होता उसके पैसे नहीं थे। तो आप सभी यहाँ पर किसान हैं। किसान कौन कौन भाई एक बार हाथ खड़े करेंगे? बहुत बढ़िया, एक बार किसान भाइयों के लिए जोरदार तालियां हो। किसानों का एक लेन देन होता है जिसको हम बोलते हैं आड़तिया से। अच्छा, आड़तिया जानते होंगे? क्योंकि किसान अपनी फसल को देता है, उसके बाद वहां से वो पैसे लेता है अपनी फसल को आगे बढ़ाने के लिए। यस सर। ऐसे ही मैंने अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए मैं आड़त पर आया और वहां से 7,500 रुपए मैंने लिए। BSc फर्स्ट ईयर के लिए मैंने वहां से पैसे लिए। अब पिताजी को लकवा लग गया था, सिस्टरों की शादी हुई थी, जो कुछ था वो सारा जीरो हो गया था, तो घर चलाने के लिए कुछ तो इनकम चाहिए। यस सर। कपड़ों के शोरूम पर मैंने काम किया। कपड़ों के शोरूम पर सुबह 8 बजे मैं आ जाता, 10:30 बजे मैं कॉलेज के लिए निकलता और फिर 4 बजे फिर उसी कपड़े के शोरूम पे मैं आ जाता था। और फिर इसी तरह से मैंने अपने घर को चलाया, अपनी पढ़ाई पूरी की, छोटे भाई की पढ़ाई पूरी करवाई। कहने को तो हम भौरे जी थे, लेकिन किसी को क्या पता है कैसे भौरे। और आपके गांव में भी बहुत सारे लोग होंगे इसी तरह के, लेकिन किसी को कभी महसूस नहीं होने दिया। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता हुआ रहता मैं, कभी किसी को ये महसूस नहीं होने दिया कि ये किस स्थिति से गुजर रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये कोटेशन जब मैंने पढ़ी कि आपकी स्माइल, आपकी हंसी 10,000 समस्याओं का समाधान होती है, इसलिए आप खुद अभी भी मुस्कुरा सकते हैं। मुस्कुरा सकते हैं नहीं? तो BSc पूरी की और फिर उसके बाद जैसे BSc की, फिर मेरा सपना था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो मैं फिर से स्कूल में ही चला गया। स्कूल में मैंने पढ़ाना शुरू किया। स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते मैंने वहीं से अपनी MSc की, B.Ed की और
फिर आपको पता ही है कि जब लड़का जवान हो जाता है तो घर वाले सोचने शुरू कर देते हैं भाई अब इसके हाथ पीले कर दिए जाए, है नहीं? कहने क्यों तो हम भौरे जी थे, लेकिन रिश्ते जो आते थे बड़े बड़े आते थे और हम हंसते थे, साला अपने लिए कुछ नहीं है, एक और हमारे गले में बांधने के चक्कर में, है नहीं? शादी हुई और शादी हो जाने के बाद आपको पता ही है बड़ा ही माहौल बनना शुरू होता है, एक नया सदस्य घर में आता है और उसी दौरान आरसीएम बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। अब आरसीएम बिजनेस आया कैसे? आरसीएम बिजनेस 90% आप यहां पर जितने भी साथी बैठे हैं आप सभी केवल फेस वैल्यू से जुड़े हुए साथी हैं, और ये बिजनेस के अंदर 90% लोग केवल फेस वैल्यू से जुड़ते हैं, 10% प्लान से जुड़ते हैं। आप जब फील्ड में जाते हैं तो आपसे आपका दोस्त बोलता है कि मैंने कर लिया तू कर, अपने डॉक्यूमेंट्स भेज, वो ना प्लान दिखाते हैं ना कुछ, बस उसको खुश करने के लिए आरसीएम में जुड़ जाते हैं। ऐसा ही है नहीं? तो ये बिजनेस ऐसा ही है सर। शुरुआत में अपने दोस्त के कहने से मैंने इस बिजनेस को किया। कैंटीन कार्ड बना हुआ था क्योंकि मामा जी नाना जी फौज से रिटायर रहे, चल रहा है सर। जहां मेरी शादी हुई वहां पर भी दोनों फौजी साले मिल गए, तो कैंटीन से बड़ा अच्छा रिलेशन रहा। तो वहां पर मेरे दोस्त ने बोला कि सर आपको करना है, और करना क्या है, इसमें सामान लेके आना, 1000 रुपये मुझे दे दे और बस हो गया काम। मैंने उसके 1000 रुपये दिए और 1000 रुपये के बाद वो सामान ले आया, मेरी आईडी जनरेट कर दी। आईडी जनरेट करने के ऊपर फिर वहां से खेल शुरू होता है। और आपको पता ही है कि आरसीएम वाले जो होते हैं ना लोग, वो आईडी तो लगवा ही लेते हैं, लेकिन आईडी लगवाने के बाद फिर कहानी शुरू हो जाती है वहीं से। यहाँ पर मीटिंग है, यहाँ सेमिनार है, मेरे गुरुजी आ रहे हैं, आपके पास मौका है, तो वहां से कहानी शुरू हो जाती है। ऐसे मुझे एक सेमिनार में ले जाया गया। आप एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं प्रताप गुरुजी के लिए, क्योंकि आज जो ये माहौल है वो उन्हीं की देन है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ाता था और आज भी पढ़ा रहा हूं, और आपको पता ही है टेक्निकल सब्जेक्ट जो होता है उसके ट्यूशंस बहुत होते हैं, ऐसा ही है। स्कूल टाइम के बाद मेरे पास कोई टाइम नहीं था, संडे भी मेरे पास फ्री नहीं था, क्योंकि होम क्लासेस लेनी पड़ती थी, जिसको हम बोलते हैं होम ट्यूशन, जिसमें जो टीचर होता है वो बच्चे के घर पर ही जाता है और बच्चे के घर पर जाने के बाद उसको ट्यूशन देता है, ऐसा ही है। तो संडे भी मेरे पास फ्री नहीं था। फाइनेंशियली फ्री होना शुरू किया, क्योंकि मैंने सुना था कि जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा काम करता है वही पैसे कमाना शुरू करता है, क्योंकि घंटों से पैसा मिलता है, ऐसा ही है। यस। तो मैंने भी इसी तरह से माहौल बनाना शुरू किया, ट्यूशन पढ़ाने शुरू किए। टाइम रहता नहीं था, तो एक दिन प्रताप सर घर आते हैं, रिश्ते में तो वो मेरे चाचा जी लगते हैं, बहुत करीबी हम हैं। और आपको पता ही है गांवों में एक टीचर किस तरह से ट्यूशन पढ़ाता है, तो वो मेरे पास बैठते हैं, बोले मास्टर तेरे से बात करनी है। अब मैं उनसे बोल देता कि चाचा ये बैच है, इसको कंप्लीट मैं कर देता हूँ, उसके बाद आपसे मैं बातचीत करूंगा। वो फिर मैं अपने बैचों में पढ़ाने लग जाता। अब 1 घंटा 1.5 घंटा कहाँ रुके, क्योंकि वो खुद भी बिजली बोर्ड में लगे हुए थे। किसी बिजली वाले की कॉल आती वो मुझे छोड़ के भाग जाते थे। फिर आते उन्होंने बोला कि मास्टर जी मैं अब आपसे लास्ट टाइम मिलने के लिए आया हूँ, आपको गुड़गांव में चलना है। कहाँ चलना है? गुड़गांव। मैंने कि ठीक है जी चलते। संडे का दिन था, वहां पर गुड़गांव ले जाया गया और वहां पर एक मीटिंग मैंने देखी जिसमें श्रीचंद अत्री जी जो कि बिजनेस के अंदर एक कोर लीडर हैं और स्टार्स फायर लेवल पर हैं। आप एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि उनके सेमिनार से ही मैं इस मीटिंग में शुरू हो गया। मीटिंग से हमेशा 3 काम होते हैं, या तो मीटिंग जगा देती है, या रुला देती है, या फिर हंसा देती है। आप जो इस मीटिंग में आ जाए हैं, मेरी स्टोरी से आप भी रिलेट करेंगे, और जो यहाँ पर रॉयल्टी अचीवर्स बने हैं इनकी स्टोरी से भी आप रिलेट करेंगे, क्योंकि शुरुआत सभी लोगों की ऐसी होती है जैसे आज आप लोगों की हो रही है। वहां पर जब मैंने सेमिनार देखा
तो सेमिनार के अंदर एक चीज कही गई थी कि यहां पर पढ़े लिखे लोग कितने हैं, पढ़े लिखे लोग कितने हैं। तो मैं भी आपसे पूछता हूं, यहां पर पढ़े लिखे लोग कितने हैं? एक बार हाथ खड़े करेंगे तो 90% लोग पढ़े लिखे। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सभी के लिए। पढ़े लिखे जो लोग हैं वो ज्यादा पैसे कमाते हैं, ऐसा मैंने सुना था, और आप भी सुन रहे हो ये बात। मान रहे हो नहीं मान रहे हो? पढ़े लिखे जो ज्यादा लोग होते हैं वही ज्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन उस सेमिनार के अंदर मुझे बताया गया कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है वो केवल नौकरी कर सकता है और नौकरी से कभी अमीर नहीं बना जा सकता। और आप ये मानते हैं नहीं मानते? क्या नौकरी से अमीर बना जा सकता है? कभी भी नौकरी से अमीर नहीं बना जा सकता। ये कोटेशन उस सेमिनार के अंदर मुझे बताई गई और मैं हिल गया कि यार घर वाले कहते थे कि पढ़ेगा, इंजीनियर बनेगा, कहीं HCS में लगेगा, कहीं पुलिस में लगेगा, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, यही चीज तो सुनते आए हम। Yes, right. लेकिन वहां पर बताया गया कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग कभी भी वो अमीर नहीं बन सकते, वो केवल नौकरी कर सकते हैं और नौकरी करने से कभी अमीर नहीं बना जा सकता। ये मानते हो आप? Yes. अच्छा, कौन कौन सहमत है इस बात से? एक बार हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया, अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। क्योंकि नौकरी करने वाले को गिनकर मिलता है। क्या मिलता है? गिनकर फिक्स मिलेगा। आपकी बोली लग जाती है कि आपका पैकेज एक साल का 3.5 लाख रुपए, आपका पैकेज साल का 5 लाख रुपए, आपका पैकेज 10 लाख रुपए, इवन आपका पैकेज 50 लाख हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि आपको गिनकर मिल गया है। और आप सभी जानते हैं कि जो गिनकर मिलता है वो जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता है वो खत्म भी होना शुरू हो जाता है और फिर से एक तारीख का इंतजार किया जाता है कि अब सैलरी आएगी और फिर से मैं अपने घर को अच्छे से काम करूंगा। ऐसा ही है? मानते हो भैया? अच्छा, कुछ अच्छा लग रहा है ऐसा ही? देखिए, मेरा फर्स्ट प्रोग्राम ये है और मैं आपको बता देता हूं, मैं अपने रॉयल्टी अचीवर्स का धन्यवाद करता हूं और अपनी अप्लायंस का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कहा कि सर आपको सेमिनार करने चाहिए। और मैं भी अभी तक आपकी तरह ही सुनता था। तो एक बार मेरे रॉयल्टी अचीवर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि ये सारा कुछ इनकी देखरेख में है, सब कुछ। और उन्होंने बोला सर आप बहुत शानदार सेमिनार करेंगे, हमें विश्वास है। और मुझे लगता है कि बाद में मैं आपसे पूछूंगा भैया सही था, तो आपको बताना जरूर, फीडबैक देना है। कहते हैं ना, फीडबैक जरूर देना है। ऐसा ही है? Yes, right. तो नौकरी जो लोग करते हैं वो कभी अमीर नहीं बनते, और अमीर हमेशा कौन बनता है? वो बनता है बिजनेसमैन। जेपी गेट्टी एक राइटर हैं, उन्होंने बोला कि अमीर केवल बिजनेसमैन बन सकते हैं, लेकिन बिजनेसमैन वही अमीर बन सकता है जो बिजनेस इन 4 सिद्धांतों पर काम करता है। किन सिद्धांतों पर? 4। पहला सिद्धांत, खुद का बिजनेस होना चाहिए। कौन सा सिद्धांत? खुद का बिजनेस होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत उन्होंने बताया कि जो उस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स हैं वो डेली यूजेबल के होने चाहिए। तीसरा सिद्धांत उन्होंने बताया कि उसमें इनकम का लेवल डिफरेंट होना चाहिए। और चौथा सिद्धांत उन्होंने बताया कि वो बिजनेस डुप्लीकेबल होना चाहिए, तो उस बिजनेस से लोग अमीर हो सकते हैं। अब आप चेक कीजिए, क्या आप उस तरह का बिजनेस कर रहे हैं क्या? Yes. जो जुड़े हुए साथी हैं भैया उनसे नहीं पूछ रहा, जो नए हैं उनसे पूछ रहा, क्योंकि इनको तो वो मिल गया है। अब आरसीएम हम क्यों करें? ये चारों सिद्धांत इन आरसीएम बिजनेस पर बिल्कुल फिक्स बैठते हैं, क्योंकि जिस दिन आप इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, जिस दिन आपको इस बिजनेस के अंदर एक कोड मिल जाता है, ये बिजनेस जैसे ही आप ओपन करते हैं तो उसमें लिखा आता है योर बिजनेस। Yes. लिखा आता नहीं आता है? Yes. ये खुद का बिजनेस है।
दूसरा सिद्धांत इस आरसीएम बिजनेस पर बिल्कुल फिक्स बैठता है, वो है कि इसके अंदर वो प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो डेली के यूजेबल हों। और आरसीएम इस दूसरे सिद्धांत पर भी काम करता है, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो डेली यूज किए जाते हैं। ऐसा ही है भाई, हम नहाते हैं, नहाने के लिए साबुन चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? टूथपेस्ट चाहिए, तेल चाहिए, चाय चाहिए, और वो सारे प्रोडक्ट्स इस आरसीएम बिजनेस के अंदर है। तीसरा सिद्धांत कि इस बिजनेस के अंदर डिफरेंट इनकम लेवल्स हैं, और अभी आपने डिफरेंट इनकम लेवल अचीवर्स को देखा। यहां पर बुलाए सभी रॉयल्टी अचीवर्स ने कि बिगिनर अचीवर जो होता है उसकी इनकम शुरू हो जाती है 300 रुपए से 1000 के बीच में। लर्नर अचीवर की जो इनकम होती है वो शुरू हो जाती है 1000 से 2000 रुपए के बीच में। जो ओपनर अचीवर है, बोनस अचीवर जिन्हें हम बोलते हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं बोनस अचीवर्स के लिए, क्योंकि उनको कंपनी के टर्नओवर में से मिलना शुरू हो जाता है और उनकी इनकम शुरू हो जाती है 3 से 5000 रुपए के बीच में। ऐसे इसमें लेवल बढ़ने शुरू होते हैं, और लेवल जब बढ़ते हैं तो इनकम भी बढ़नी शुरू हो जाती है। और ये बिजनेस का जो जेपी गॉलगेट्टी थे, उनका ये तीसरा सिद्धांत भी हमारे आरसीएम बिजनेस पर फिक्स बैठता है। बैठता है नहीं बैठता है? यस। चौथा उन्होंने बताया कि ये बिजनेस वही अमीर बन सकता है जो डुप्लीकेबल हो। क्या है बिजनेस डुप्लीकेबल नहीं है? जिस लेवल पर मैं रहूं, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी टीम के अंदर उस लेवल पर अचीवर्स को लेके आऊं। आप आज ज्वाइन हुए हैं, क्या आप नहीं चाहते कि आप लोगों को ज्वाइन कराना शुरू कर दें? सभी चाहते हैं, नहीं चाहते? क्योंकि यहां पर जो पैसा आता है वो नेटवर्क बनाने से आता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, नेटवर्क केवल समझदार लोग नहीं बनाते, नेटवर्क हमेशा ज्यादा समझदार लोग बनाते हैं। मेरी इस बात को आप ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि नेटवर्क हमेशा ज्यादा समझदार लोग ही बनाते हैं, समझदार लोग कभी नहीं बनाते। और जितने भी लोग इस हॉल के अंदर हैं वो सभी ज्यादा समझदार हैं, और वो आज नेटवर्क बनाने पर काम कर रहे हैं, और आज उनकी इनकम बढ़ रही है।